मैं आप सभी साथियों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, ज्योतिष विज्ञान की चर्चा की बात हम कर रहे हैं। एक अमेरिकन विचारक हैं फ्रैंक ब्राउन। वह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुविधा जुटाने का काम करता रहा। उसकी आधी जिंदगी अंतरिक्ष में जो मनुष्य यात्रा करने जाएंगे उनको तकलीफ न हो इसके लिए काम करने की रही। सबसे बड़ी विचारणीय बात यह थी कि पृथ्वी को छोड़ते ही अंतरिक्ष में न मालूम कितने प्रभाव होंगे, न मालूम कितनी धाराएं होंगी रेडिएशन की, किरणों की। वे आदमी पर क्या प्रभाव करेंगी। लेकिन 2000 साल से ऐसा समझा जाता रहा है अरस्तु के बाद पश्चिम में कि अंतरिक्ष शून्य है, वहां कुछ है ही नहीं। 200 मील के बाद पृथ्वी पर हवाएं समाप्त हो जाती हैं और फिर अंतरिक्ष शून्य है। लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों की खोज ने सिद्ध किया कि वह बात गलत है। अंतरिक्ष शून्य नहीं है, बहुत भरा हुआ है। और न तो शून्य है न मृत, बल्कि बहुत जीवंत है। सच तो यह है कि पृथ्वी की 200 मील की हवाओं की परतें सारे प्रभावों को हम तक आने से रोकती हैं। अंतरिक्ष में तो अद्भुत प्रवाहों की धाराएं बहती रहती हैं। उनको आदमी सह पाएगा या नहीं, तो आप जानकर हैरान होंगे और हंसेंगे भी कि आदमी को भेजने के पहले ब्राउन ने आलू भेजे अंतरिक्ष में, क्योंकि ब्राउन का कहना है कि आलू और आदमी में बहुत भीतरी फर्क नहीं है। अगर आलू सड़ जाएगा तो आदमी नहीं बच सकेगा, और अगर आलू बच सकता है तो आदमी बच सकेगा। आलू बहुत मजबूत प्राणी है और आदमी तो बहुत संवेदनशील है। अगर आलू भी नहीं बच सकता अंतरिक्ष में और सड़ जाएगा तो फिर आदमी के बचने का कोई उपाय नहीं। अगर आलू लौट आता है जीवंत, मरता नहीं, और उसे जमीन में बोने पर अंकुर निकल आता है तो फिर आदमी को भेजा जा सकता है। तब भी डर है कि आदमी सह पाएगा या नहीं। इससे एक और हैरानी की बात ब्राउन ने सिद्ध की है कि आलू जमीन के भीतर पड़ा हुआ या कोई भी बीज जमीन के भीतर पड़ा हुआ भी बढ़ता है। सूरज के ही संबंध में सूरज ही उसे जगाता है, उठाता है, उसके अंकुर को पुकारता है और ऊपर उठाता है। ब्राउन एक दूसरे शास्त्र का अन्वेषक है और उस शास्त्र को अभी ठीक ठीक नाम मिलना शुरू हो रहा है, लेकिन अभी उसे कहते हैं प्लेनेटरी हेरिडिटी, उपग्रही वंशानुक्रम। अंग्रेजी में शब्द है होरोस्कोप। वह यूनानी होरोस्कोपस का रूप है। होरोस्कोपस यूनानी शब्द का अर्थ है मैं देखता हूं जन्मते हुए ग्रह को। यह अर्थ होता है इस शब्द का। असल में जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसी समय पृथ्वी के चारों ओर क्षितिज पर अनेक नक्षत्र जन्म लेते हैं, उठते हैं। जैसे सूरज उठता है सुबह, जैसे सूरज उगता है सांझ डूबता है, ऐसे ही 24 घंटे अंतरिक्ष में नक्षत्र उगते हैं और डूबते हैं। जब एक बच्चा पैदा हो रहा है, समझें सुबह 6 बजे बच्चा पैदा हो रहा है, वही वक्त सूरज भी पैदा हो रहा है। उसी वक्त और कुछ नक्षत्र पैदा हो रहे हैं, कुछ नक्षत्र डूब रहे हैं, कुछ नक्षत्र ऊपर हैं,
कुछ नक्षत्र उतार पर चले गए हैं, कुछ नक्षत्र चढ़ाव पर हैं। यह बच्चा जब पैदा हो रहा है तब अंतरिक्ष में नक्षत्रों की स्थिति क्या है, यह निर्भर करती है। अब तक ऐसा समझा जाता था कि अभी भी अधिक लोग जो बहुत गहराई से परिचित नहीं है, वे ऐसा ही सोचते हैं कि चांद तारों से आदमी के जन्म का क्या लेना देना। चांद तारे कभी भी हो, इससे एक गांव में बच्चा पैदा हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। फिर वे यह भी कहते हैं कि एक ही बच्चा पैदा नहीं होता, एक तिथि एक नक्षत्र की स्थिति में लाखों बच्चे पैदा होते हैं। उनमें से एक प्रेसिडेंट बन जाता है किसी मुल्क का, बाकी तो नहीं बन पाते। एक उनमें से 100 वर्ष का होकर मरता है, दूसरा 2 दिन में ही मर जाता है। एक उनमें से बहुत बुद्धिमान होता है और एक निर्बुद्धि रह जाता है। तो साधारण देखने पर पता चलता है कि इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का किसी के बच्चे के पैदा होने से हॉरोस्कोप से क्या संबंध हो सकता है। यह तर्क इतना सीधा और साफ मालूम होता है कि ये चांद तारे एक बच्चे के जन्म की चिंता भी नहीं करते, और फिर एक बच्चा ही पैदा नहीं होता। एक स्थिति में लाखों बच्चे पैदा होते हैं, पर लाखों बच्चे एक से नहीं होते। इन तर्कों से ऐसा लगने लगा था कि 300 वर्ष से ये तर्क दिए जा रहे हैं कि कोई संबंध नक्षत्रों से व्यक्ति के जन्म का नहीं है। लेकिन ब्राउन, पिकार्डी और इन सारे लोगों की तोमातों, इन सब की खोज का एक अद्भुत परिणाम हुआ, और वह यह कि ये वैज्ञानिक कहते हैं अभी तक हम यह तो नहीं कह सकते कि व्यक्तिगत रूप से कोई बच्चा प्रभावित होता होगा, लेकिन अब हम यह पक्के रूप से कह सकते हैं कि जमीन प्रभावित होता है। एक बात व्यक्तिगत रूप से बच्चा प्रभावित होता होगा हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन जीवन निश्चित रूप से प्रभावित होता है। अगर जीवन प्रभावित होता है तो हमारी खोज जैसे जैसे सूक्ष्म होगी वैसे वैसे हम पाएंगे कि व्यक्ति भी प्रभावित होता है। इसमें एक बात और ख्याल में ले लेनी जरूरी है, जैसा सोचा जाता रहा है वह तथ्य नहीं है। ऐसा सोचा जाता रहा है कि ज्योतिष विकसित विज्ञान नहीं है, प्रारंभ उसका हुआ और वह फिर विकसित नहीं हो सका। लेकिन मेरे देखे स्थिति उल्टी है। ज्योतिष किसी सभ्यता के द्वारा बहुत बड़ा विकसित विज्ञान है, फिर वह सभ्यता खो गई और हमारे हाथ में ज्योतिष के अधूरे सूत्र रह गए। ज्योतिष कोई नया विज्ञान नहीं है जिसे विकसित होना है, बल्कि कोई विज्ञान है जो पूरी तरह विकसित हुआ था और फिर जिस सभ्यता ने उसे विकसित किया वह खो गई। और सभ्यताएं रोज आती हैं और खो जाती हैं, फिर उनके द्वारा विकसित चीजें भी अपने मौलिक आधार खो देती है। सूत्र है भूल जाते हो, उनकी आधारशिलाएं खो जाती हैं। विज्ञान आज इसे स्वीकार करने के निकट पहुंच रहा है कि जीवन प्रभावित होता है, और एक छोटे बच्चे के जन्म के समय उसके चित्त की स्थिति ठीक वैसी होती है जैसे बहुत सेंसिटिव फोटो प्लेट की। इस पर 2-3 बातें और ख्याल में ले लें ताकि समझ में आ सके कि जीवन प्रभावित होता है, और अगर जीवन प्रभावित होता है तो ही ज्योतिष की कोई संभावना निर्मित होती है, अन्यथा निर्मित नहीं होती। जुड़वा बच्चों को समझने की थोड़ी कोशिश करें। 2 तरह के जुड़वा बच्चे होते हैं,
एक तो जुड़वा बच्चे होते हैं जो कि एक ही अंडे में पैदा होते हैं, और दूसरे जुड़वा बच्चे होते हैं जो होते तो जुड़वा हैं लेकिन 2 अंडों से पैदा होते हैं। माँ के पेट में 2 अंडे होते हैं, 2 बच्चे पैदा होते हैं। कभी कभी एक ही अंडा होता है और एक अंडे के भीतर 2 बच्चे होते हैं। एक अंडे से जो 2 बच्चे पैदा होते हैं वे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनके जन्म का क्षण बिल्कुल एक होता है। 2 अंडों से बचने का बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें जुड़वा हम जरूर कहते हैं, लेकिन उनके जन्म का क्षण एक नहीं होता। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।